हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, हमारा पहला लेक्चर हो चुका है और आज आपका ये चैप्टर 5 वस्तुओं का समूह बनाना का लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के बारे में। पदार्थ क्या होते हैं और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि सबसे पहले मैं कुछ बातें लिख देता हूँ ऊपर में। आपके लिए कि ये आपका 6th का विज्ञान है, जो कि चैप्टर नंबर 5 आपका शुरू हुआ है। क्या यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ऊपर का लिखा हुआ मेरा? जी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मेरे भाई, ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो चैप्टर नंबर 5 वस्तुओं का समूह बनना। वस्तुओं का समूह बनाना। बनना नहीं बनाना। इसे बनाता कौन है? इसे बनाता है आदमी। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्तुओं का समूह बनाना, और इसमें जो है कि पढ़ने वाले हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। आपके किताब में पदार्थ की 3 अवस्थाएं दी हुई हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं फिर आपको लिखवाते हुए चलूँगा। आपको मेरे साथ सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है। मैं धीरे धीरे बोलते हुए साथ साथ लिखवाते हुए आपको चलता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हिंदी में हम इसे कहते हैं सॉलिड को ठोस, लिक्विड को द्रव और गैस को गैस कहते हैं। यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। वह पदार्थ, वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव कहते हैं। अगर आप पानी को एक गिलास में डालोगे तो आपका गिलास जैसा रहेगा वो उस टाइप की आकृति ले लेगा। अगर आप एक कटोरी में डालते हो तो वो कटोरी के जैसा बन जाता है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं है। गैस की हम बात करें तो गैस जो होता है उसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहा जाता है। अब हम बात करें तो पदार्थ तीनों अवस्थाओं में देखे जा सकते हैं, यानी कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस में भी देखा जा सकता है। पदार्थ तीनों अवस्थाओं में देखे जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे मैं जल की बात करूं तो वो तीनों अवस्थाओं में रहते हैं मेरे भाई। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है जल, और ये जो अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये क्या है मेरे भाई? ये है बर्फ़। ये है बर्फ़ मेरे भाई, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये बर्फ़ जब पानी को ठंडा किया गया तो ये बर्फ़ बन गया। और इसी बर्फ़ को अगर हम इस में डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। और जब इसी पानी को हम लोग गर्म करते हैं, देखिए जैसे गर्म हो रहा है ये बर्फ़ वातावरण में, तो ये धीरे धीरे पानी नीचे गिर रहा है इसका। तो ये पानी बन रहा है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से पानी बन जाएगा मेरे भाई, तो फिर जब आप इसे गर्म करोगे तो ये जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि
जल वाष्प बन जाएगा। और फिर उसी जल वाष्प को जब आप ठंडा करते हैं तो उससे हमारा फिर क्या होता है कि पानी बन जाता है। जल वाष्प को ठंडा करने के बाद जल बन जाता है। फिर जल को जब आप ठंडा करते हो तो वो सॉलिड यानी कि ठोस बन जाता है, जो कि बर्फ़ होता है। ये बर्फ़ मैं आप ही को दिखाने के लिए लाया था कि देखिए ये बर्फ़ है, और ये बर्फ़ जैसे जैसे पिघला इसमें ये पानी देखिए बन गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपने आराम से देख ली। अब हम बात करें तो ये मोम भी जो होते हैं वो भी तीनों अवस्थाओं में आपको देखने को मिलते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं पहले वो ठोस रहता है, जब आप जलाते हैं तो धीरे धीरे वो पिघल के गिरना चालू हो जाता है और फिर लास्ट में वो वाष्प बन के ख़त्म हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर आपसे कपूर या नौसादर की, जो कि सिर्फ 2 अवस्थाओं में ही आपको देखने को मिलते हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूं कि देखिए मेरे भाई, ये है कपूर है ये, शायद आपको दिख रहा हो, शायद मैं अभी फैन को बंद किया हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, ये है कपूर, ठीक, ये कपूर है ये, और ये अभी ठोस अवस्था में है, ठीक। ये 2 अवस्थाओं में हम ही इसे हम देख सकते हैं, एक ठोस और एक गैसीय। मैंने इसे चाकू पे रखा, ये कपूर है आपका, और मैंने इसे देखिए चाकू पे रखा, कपूर को चाकू पे रखा, ठीक। अब देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये माचिस की तीली है और मैं इस कपूर में आग लगा रहा हूँ, ठीक। कपूर में मैंने आग लगाया। अब देखिए कपूर जो है वो सॉलिड में था, सॉलिड से डायरेक्ट क्या हुआ, ये गैस में बन रहा है, ठीक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो रहा है। तो कपूर जो है आपको 2 ही अवस्थाओं में देखने को मिल सकते हैं, पहला सॉलिड में था ये, और अभी ये गैस में बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कपूर हो या फिर नौसादर, इसे हम लोग कितनी अवस्थाओं में देख सकते हैं, 2 अवस्थाओं में देख सकते हैं। आप आराम से देखिए, ये धीरे धीरे जल के क्या हो रहा है कि गैस में बन रहा है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जब ठोस कपूर को गर्म किया जाता है तो वो गैसीय कपूर में बदल जाता है, और जब गैसीय कपूर को ठंडा किया जाता है तो वो फिर ठोस कपूर में बदल दिया जाता है। तो इतनी तमाम बातों को हम लोग लिखेंगे एक एक करके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ इसमें। थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, आप मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, वो अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो पहली जो अवस्था है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहा जाता है। और डिफिनेशन की मैं बात करूं अगर सॉलिड की, तो पदार्थ की वह अवस्था, तो हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था
जिसमें उस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे लकड़ी, लोहा, पीतल आदि, लकड़ी, लोहा, पीतल आदि। और अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो भी लिख देता हूँ मैं। बर्फ़ का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, तो वो भी क्या था कि सॉलिड ही था, ठोस ही था। अब हम लोग बात करें दूसरे स्टेट की, यानी कि दूसरी अवस्था की, तो वो है द्रव, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, LIQUID, लिक्विड। ठीक, तो इसमें लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था, जिसमें उस पदार्थ का आयतन निश्चित हो, किंतु आकार अनिश्चित होता है। जब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है हो, किंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे जल और दूध, ये दोनों द्रव हैं। शहद हो गया आपका, पारा हो गया जिसे कि मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। जल, दूध, शहद, पारा, तेल हो गया कोई भी आदि, ये सभी चीज़ द्रव फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग द्रव कहते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ नोट किए हैं अगर साथ साथ, तो बहुत अच्छे की बात है। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको 2 मिनट समय दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग इसे नोट कीजिए। तो अगर यहाँ तक आपका हो गया है मेरे भाई, तो अब मैं इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ। और अब हम लोग तीसरे स्टेट के बारे में जानेंगे, यानी कि तीसरी अवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि है आपका गैस। इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं, हिंदी में भी गैस ही कहते हैं, GAS, गैस। तो यह पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही उसका क्या होता है?
आयतन निश्चित होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था, जो कि है गैस। तो इसमें लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उस पदार्थ का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित हो, उसी को हम लोग कहते हैं गैस। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प आदि, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं आपके गैस के एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। तो यहाँ तक आपको इन तमाम चीज़ों को जानना था। यहाँ तक आप एक बार मेरे साथ इसे नोट कीजिए। आप लोग इसे यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। अब नोट देखिए, आप 2 पॉइंट को लिख सकते हैं मेरे साथ। नोट दीजिए और लिखिए जल व मोम। जल और मोम जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जल व मोम तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जल और मोम जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। और कपूर या नौसादर जो होते हैं, कपूर या नौसादर जो होते हैं, ये दोनों 2 अवस्थाओं में देखे जाते हैं। 2 अवस्थाओं में देखे जाते हैं। कपूर या नौसादर जो होते हैं वो 2 अवस्थाओं में देखे जाते हैं। अगर यहाँ तक आपका हो गया है तो एक बार थम्स अप दीजिए, और नहीं हुआ है तो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं, आप इसे फटाक से नोट कीजिए। फिर मैं थोड़ी सी बातें लिखूँगा इसी दोनों के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी और समझने में बेटर लगेंगी और आपके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बहुत हल्का कर रही होंगी। तो उन चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, ये बर्फ़ जैसे जैसे पिघल रहा है ना, ओह माय गॉड, ये बर्फ़ देखो जैसे जैसे पिघला वैसे वैसे पानी बन गया। ये बर्फ़ के टुकड़े हो चुके हैं। अब मैं दोनों टुकड़ा इसमें डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको रख देता हूँ सूखने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक आपका हो गया है।
तो देखिए, हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ बर्फ़ की, जो कि ठोस है, बर्फ़ है जो कि ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे मैं बात करूँ, यही बर्फ़ जल बन जाएगा जो कि द्रव अवस्था में होगा, और फिर यही जल जलवाष्प में बदल जाएगा जो कि गैसीय अवस्था होगी। ठीक, तो ये जब जल में बदलेगा तो बर्फ़ को गर्म किया जाएगा। ठीक, बर्फ़ जब जल में बदलेगा तो बर्फ़ को गर्म किया जाएगा, तब ये जल में बदलेगा। और जब जल को जलवाष्प में हमें बदलना है तो जल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन जब हमें जलवाष्प को जल में बदलना होगा, जब हमें जलवाष्प को जल में बदलना होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और जब हमें जल को बर्फ़ में बदलना होगा तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जल को ठंडा करना पड़ेगा। यानी कि बर्फ़ से जल में जाने के लिए उसे गर्म करना है, फिर जल से जलवाष्प में जाने के लिए उसे गर्म करना है। लेकिन जब हमें जलवाष्प से जल में आना है तो फिर जल को ठंडा करना है, जलवाष्प को ठंडा करना है। और जब जल से हमें बर्फ़ में आना है तो फिर जल को एक बार ठंडा करना है। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक, अब मैं कपूर की बात जैसे आपको अभी बोला हूँ, तो ठोस कपूर जो होगा आपका, ठोस कपूर है ठोस अवस्था में है, और यही कपूर गैसीय अवस्था में आ जाएगा, गैसीय। ठीक, गैसीय कपूर में बदल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कि इसके लिए हमें क्या करना है। ठोस कपूर को गैसीय कपूर में बदलना है तो क्या करना है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया और इस चीज़ को दिखाया भी हूँ। अभी आपके सामने क्लास में कपूर को जला के भी दिखाया हूँ कि उसे गर्म करना है। तो यानी कि जब ठोस कपूर को हमें गैसीय कपूर में बदलना है तो उसे गर्म करना है। लेकिन जब गैसीय कपूर को हमें ठोस कपूर में बदलना है तो उसके लिए हमें कपूर को ठंडा करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ़ हुई है? होनी नहीं चाहिए यहाँ तक, क्योंकि मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको क्लास में दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाक से। फिर हम लोग बात करेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण कौन कौन से हैं, यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए एक बार। पदार्थ की गुण की अगर मैं बात करूं तो पदार्थ का जो रूप रंग होता है, वस्तुओं का जो रूप रंग होता है उनके गुणों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक, पदार्थ के रंग रूप से ही हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के गुणों के बारे में पता चलता है। कभी कभी उनके रूप रंग जो होते हैं वो भ्रामक हो सकते हैं, यानी कि हमें दिखते कुछ और हैं लेकिन हो सकते कुछ और है, यानी कि इसे हम लोग डिसेप्टिव बोल सकते हैं, इंग्लिश में डिसेप्टिव बोलते हैं। ऐसा क्यों? पदार्थ को अत्यधिक आकर्षण बनाने के लिए पदार्थ रहता कुछ और है, उसे आकर्षित बनाने के लिए उसके सतहों पे पॉलिश कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, पदार्थ हमें वो जो रंगा हुआ पदार्थ रहता है जिसका सतह वो हमें अत्यधिक आकर्षित लगता है। लेकिन ऐसे पदार्थों को हमें क्या करना चाहिए, पदार्थ कोई भी उसका थोड़ा सा सरफेस को खुरच कर देखना चाहिए कि उस पर कहीं पॉलिश तो नहीं चढ़ा हुआ है। यानी कि सिंपल सी मैं बात बोलूँ तो उसके हमें स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक रंग रूप को देखना चाहिए। किसी भी पदार्थ को हमें प्राकृतिक रंग रूप
को देखना चाहिए। पदार्थ की गुण कौन कौन से होते हैं? खुरदरापन हो सकता है, किसी पदार्थ का सरफेस चिकना हो सकता है, तो किसी पदार्थ का सरफेस आपको खुरदरा देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं अभी इसी की बात करूं आपके सामने, जैसा कि ये बर्फ़ जो है अभी आपके सामने, इसका जो सरफेस है वो बहुत ही प्लेन है। इस बर्फ़ का जो सरफेस है वो बहुत ही प्लेन है, लेकिन ये जो डस्टर है आपके सामने, इसका जो सरफेस है वो खुरदरा है तभी तो ये इसे मिटा पा रहा है। ठीक, प्लेन नहीं है इसका सरफेस जो आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही खुरदरा है मेरे भाई, बहुत ही खुरदरा है। ठीक, और ये जो आप बर्फ़ देख रहे हैं, इसका सरफेस जो आपको दिखेगा वो बहुत ही चिकना दिखेगा, देखिए आप जल्दी से फटाक से, अगर आपको दिख रहा है तो ये इसका सरफेस बहुत ही चिकना है। ये बर्फ़ इतना बड़ा है कि अभी तक पिघला नहीं है अच्छे तरीके से, तो खुरदरापन हो सकता है और क्या हो सकता है कि चिकना हो सकता है। चमक या धुती, ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो चमकीले होते हैं, और ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि चमकहीन होते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें चमक होती है उसे चमकीला या फिर धुतिमान पदार्थ कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें चमक नहीं होती है उसे धुतिहीन या फिर चमकहीन पदार्थ कहते हैं। और चमकीले पदार्थ जो होते हैं वो प्रायः धातु होते हैं, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। लेकिन जब धातुओं को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो एक लंबे समय के बाद क्या होता है कि वो अपनी चमक को खो देते हैं, यानी कि वो अपनी चमक को खो देते हैं और धुतिहीन पदार्थ बन जाते हैं। लेकिन जब फिर उसी पदार्थ को कपड़े से या फिर उसी पदार्थ के धातु के सतह को कपड़े से या फिर रेगमाल से जब रगड़ा जाता है तो वो अपनी चमक पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ये धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। और जैसे कि धातुओं के दो भागों को कटने पर, दो भाग धातु का जो काटा जाता है बीच से, वो आपको अधिक चमकटे जो पृष्ठ होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये है मेरे पास बोतल, ठीक, बोतल है, इसको बीच से काटा जाए, अगर बीच से काटा जाए तो ये जो कटा हुआ भाग होगा वो आपको क्या देगा, ये जो बोतल है इसका कटा हुआ भाग जो होगा वो आपको ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। ठीक, तो चमकीले दिखाई देते हैं। दूसरी ओर लकड़ी, सोना, कोयला ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, चमकहीन पदार्थ होते हैं। और धातु सामान्यतः चमकहीन होते हैं, और धातु जो होते हैं वो चमकहीन होते हैं, यानी कि वो चमकीले नहीं होते। चमक के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में, चमक के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक धुतिमान पदार्थ यानी कि जो चमकते हैं, चमकीले होते हैं, एक धुतिहीन पदार्थ जो कि नहीं चमकते, जो कि यानी कि चमकहीन होते हैं। ठीक, तो उसे दो भागों में बांटा गया है। अब जो तीसरा प्रॉपर्टी आता है पदार्थ का वो होता है कठोरता, यानी कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ पदार्थ कोमल होते हैं। वो पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी कि दबाया जा सकता है वो पदार्थ कोमल पदार्थ होते हैं, और जिन्हें आसानी से काटा भी जा सकता है वो पदार्थ भी कोमल पदार्थ होते हैं। लेकिन वैसे भी पदार्थ हैं जो कि आसानी से ना तो मोड़े जा सकते हैं, मतलब कि ना तो दबाए जा सकते हैं, और ना ही उन्हें काटा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बात करूं अगर कोमल पदार्थ की, तो जैसे रुई, स्पंज, मोम, ये सभी क्या हैं, कोमल पदार्थ हैं। लेकिन लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि ये सभी क्या हैं, कठोर पदार्थ हैं। ठीक, तन्यता और आघात वर्धनीयता, जिसे कि डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि आपका पदार्थ का चौथा प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा अथवा खींचा जा सकता है, उसे मोड़ा अथवा उसका आकार बदला जा सकता है, उस पदार्थ को तन्य पदार्थ कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जिन्हें कि चादरों या फिर पत्थरों के रूप में पीटा जा सकता है और दबाया जा सकता है, उसे आघात वर्ध्य पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ को मोड़ने पर वो पदार्थ टूट जाता है
या पीटने पर या फिर दबाने पर वो पदार्थ टूट जाता है, उसे भंगूर या फिर भुरभुरे कहते हैं। भुरभुरे या फिर भंगूर कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में ब्रिटल कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, वहीं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग सिर्फ इसे लिखेंगे। एक और बात बता देता हूँ मैं कि धातु जो होता है तन्य होता है, यानी कि उसे हम खींच सकते हैं, और आघातवर्ध्य होता है, यानी कि उसे आराम से पीटा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, दबाया जा सकता है, वो टूटेगा नहीं। लेकिन ठोस और धातु जो होते हैं वो भुरभुरे होते हैं। अगर आप उसे दबाने की कोशिश करते हैं या फिर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिर टूट जाएगा। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग धातु को, तन्य पदार्थ जो होते हैं उसे अगर हम लोग खींचना चाहे तो आराम से तार के फॉर्म में, तारों के फॉर्म में खींच सकते हैं। तारों मतलब स्टार्स नहीं, यहाँ पे वायर की मैं बात कर रहा हूँ। वायर के जैसा खींच सकते हैं उसे आराम से, तो वो पदार्थ तन्य पदार्थ होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम इन सभी बातों को लिखेंगे। तो हेडिंग में चेंज कीजिए और हेडिंग लगाइए आप अपना। पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण। तो पहला जो गुण हो गया आपका वो हो गया खुरदरापन। ठीक, पहला जो गुण हुआ वो हो गया खुरदरापन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ वस्तुओं की सतह खुरदरी, कुछ वस्तुओं की सतह खुरदरी यानी कि रफ जिसे कहते हैं इंग्लिश में हम लोग ROUGH, रफ। तो कुछ वस्तुओं की सतह खुरदरी, तो कुछ के चिकने होते हैं, कुछ के चिकने यानी कि स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ। कुछ वस्तुओं की सतह खुरदरी तो कुछ के चिकने होते हैं। चमक या द्युति। दूसरा जो प्रॉपर्टी है आपका वो है चमक। चमक या फिर द्युति। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वे पदार्थ जो चमकते हैं, वे पदार्थ जो चमकते हैं, चमकीले या द्युतिमान पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चमकते हैं, चमकीले या द्युतिमान पदार्थ कहलाते हैं। अब मैं बात करूं तो चमकीले या द्युतिमान पदार्थ की, तो प्राय धातु होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले या फिर द्युतिमान पदार्थ होते हैं। और जैसे कि मैं बात करूं आप एग्जाम्पल की, तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम
व सोना, एल्यूमिनियम व सोना, ये सभी पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, ये सभी धातु हैं, धातु हैं। ठीक, ये सभी जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में वो सभी क्या है, धातु हैं। तो वे पदार्थ जो चमकते हैं या फिर चमकीले होते, चमकते हैं, चमकीले या फिर द्युतिमान पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वे पदार्थ जो थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ मैं इसे, वे पदार्थ जो नहीं चमकते हैं, चमकीले या द्युतिमान पदार्थ, चमकहीन या द्युतिहीन पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो नहीं चमकते हैं, चमकहीन या द्युतिहीन पदार्थ कहलाते हैं। तो चमकहीन या फिर द्युतिहीन पदार्थ की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल समझिएगा यहाँ पे आप लोग। ठीक, एग्जाम्पल सामान्यतः जो होते हैं वो अधातु होते हैं। अधातु होते, सामान्यतः अधातु होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं लकड़ी, लोहा, सोना, सोना नहीं होगा भाई, लकड़ी, लोहा, लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, लोहा तो यहाँ पे है, चमकहीन में लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक, वो कागज़, ये सभी जो हैं आपको एग्जाम्पल में जो देखने को मिल रहे हैं ये सभी चमकहीन या द्युतिहीन पदार्थ हैं। तो यहाँ तक आप मेरे साथ नोट किए तो बहुत अच्छा, नहीं किए तो कीजिए इसे नोट। आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए यहाँ तक। तो चमक के आधार पर बस पदार्थ को इन्हीं दो भागों में बांटा जा सकता था, एक द्युतिमान पदार्थ जो चमकते हैं और एक द्युतिहीन पदार्थ जो चमकहीन होते हैं, जो नहीं चमकते हैं। पदार्थ की यही कहानी थी। तो यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए एक बार। तो चलिए, अगर आपका हो गया है तो तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि चमक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।
चमक के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण तो दो टाइप के हो गए। एक हो गए आपके द्युतिमान, जिसे कि चमकीले कहते हैं, चमकीले कहते हैं। और एक हो गए भाई साहब आपके द्युतिहीन, जिसे कि चमकहीन कहते हैं, चमकहीन कहते हैं, यानी कि ये चमकते वमकते नहीं हैं। और तीसरा जो है आपका गुण वो क्या है, वो है कठोरता। वो है कठोरता। तो यहाँ पे लिखेंगे वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है, वह पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है जा सके अथवा आसानी से काटा जा सके, आसानी से काटा जा सके अथवा आसानी से काटा जा सके, उसे काटा या खरोचा जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। काटा या खरोचा जा सके उसे कोमल यानी कि सॉफ्ट, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सके या आसानी से काटा या खरोचा जा सके, उसे क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। और ये जो कोमल पदार्थ होते हैं, कोमल पदार्थ जो होते हैं, इनके जो आकार होते हैं, आकार को दबाकर अथवा खींचकर बदला जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आकार को दबाकर अथवा खींचकर बदला जा सकता है। आकार को दबाकर अथवा खींचकर बदला जा सकता है। तो आकार को दबाकर अथवा खींचकर बदला जा सकता है, किसका, कोमल पदार्थ का। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसे भाई स्पंज हो गया आपका, स्पंज, ठीक, स्पंज जो आता है वो हो गया। रुई हो गया आपका, रुई को भी आप दबा के छोटा कर सकते हैं। मोम हो गया आपका, मोम को भी आप दबा के छोटा या दबा के इधर उधर कर सकते हैं, कैसे भी उसका साइज बना सकते हैं। तो स्पंज, रुई, मोम इत्यादि आदि। तो ये क्या है,
ये जो है वो पदार्थों के गुण है। तो यहाँ तक आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और यहाँ तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। अगर यहाँ आपका हो गया है तो बहुत अच्छा की बात है। अब हम लोग थोड़ा सा तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे वे पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया वो काटा नहीं। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया वो काटा नहीं जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया वो काटा नहीं जा सकता है कठोर पदार्थ। कठोर यानी कि इंग्लिश में हार्ड कहते हैं हम लोग इसे, हार्ड पदार्थ। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया वो काटा नहीं जा सकता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, इन सभी को आप दबा नहीं सकते, काट नहीं सकते आसानी से। लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। और कठोर पदार्थ के आकार को दबाकर नहीं बदला जा सकता। इसके आकार को दबाकर आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये नेचर में जो होते हैं वो कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, इन्हें आप दबा नहीं सकते। तो यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छा। नहीं किया तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आपका चौथा प्रॉपर्टी बचता है तन्यता और आघात वर्धनीयता, यानी कि मेल्येबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड मेल्येबिलिटी। जल्दी लिखिए आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग।
जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। और आपका जो चौथा प्रॉपर्टी बचता है जो कि है डक्टिलिटी एंड मेल्येबिलिटी, तो भाई इसे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। जो लेक्चर थर्ड आएगा, लेक्चर 4 का थर्ड आएगा इसी चैप्टर का, उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। और मैं 2 लाइन आपको कहता हूँ, जो भी इतने दिन पढ़ने के बाद आपका और हमारा बॉन्डिंग रहा, उसके लिए मैं बस बोल रहा हूँ जस्ट कि तू चांद और मैं सितारा होता, आसमां में एक आसियाँ हमारा होता। तू चांद और मैं सितारा होता, आसमां में एक आसियाँ हमारा होता। लोग तुम्हें देखते बस दूर ही दूर से, पास से देखने का हक बस हमारा होता। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पिछला पूरा रिवीजन करके रखिएगा। आगे आने वाली क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय।